सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमने केवल रटा हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने जारी की, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट पता है नहीं कि है क्या, तो हम जिंदगी में कभी भी इस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। देखें, मानव विकास रिपोर्ट, अब देखिएगा, सारी बातें सुनिएगा और हमें बताइएगा कि सर हमने ये पढ़ा है और ये नहीं पढ़ा है। भैया अच्छा खिंच के बैठो बेटा, देखो एग्जाम आ चुके हैं, हमें जल्दी पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी फिर वही बात जो हमने आपको अर्थशास्त्र के शुरू में पढ़ाई थी कि अब वो दौर आ गया जहां पर अर्थशास्त्र का विकास मानव के स्टैंडर्ड को ही माना गया। यानी आपको सोना कितना ज्यादा है ये विकास नहीं है, आपको चांदी कितना ज्यादा ये विकास, आपके यहां की जनता कितनी सुखी है। और सुखी समझे ना, और सुखी का मतलब है केवल पैसा नहीं, आपके पास 2 लाख रुपए है जेब में, पता चला घर में पानी नहीं है, मतलब आज सुखी। सुखी का मतलब दूसरा है सुविधाओं से, सुन रहे हो। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया कि विकास का दूसरा अर्थ समझा जाए मानवीय विकास। समझ में आ रही बात। विकास को चलिए ये सब बता चुके हम आपको। इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है, हम आपको बता चुके हैं। बताया कि नहीं बताया। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादन का श्रेय पाकिस्तान अर्थशास्त्र, यानी इसे सबसे पहले जारी करवाया कौन ने, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। कौन ने, हाँ या ना, अरे क्लियर है। तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ये सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ये नाम याद रहेगा। कौन है, महबूब उल हक। क्लियर है, कहां के हैं, अरे क्लियर है, ऐसे नाम आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी इस सूचकांक में के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, ये हम पहले बता चुके। क्योंकि अमर्त्य सेन का लेन देन यानी मतलब सीधा कल्याण अर्थशास्त्र से है। कल्याण अर्थशास्त्र से इन दशे से पहले ही कह चुके हैं कि अर्थशास्त्र के डेवलपमेंट का सीधा अर्थ मानव के विकास से निकाला जाए। ओके, केवल पैसे का डेवलपमेंट होना, सोने चांदी का डेवलपमेंट होना, भौतिक सुविधाओं का डेवलपमेंट होना, इसे केवल अर्थशास्त्र का उद्देश्य ना माना जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना 3 सूचकांकों तथा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, देखिए जरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। देखो आप 3 बिंदु। अगर आपको कहीं का मानव विकास सूचकांक चाहिए तो पहली बात तो आपको जीवन प्रत्याशा चाहिए, हाँ या ना, कि आखिर वहां के लोग जीते कितना है। जीवन प्रत्याशा क्या है, एक्चुअली लाइफ। अपन ने सोच लिया कि अपन यहां पर लाइफ 60 साल है। अगर किसी देश की लाइफ जो है 85 साल तक आमतौर पर लोग जीते हैं। अब आप कहेंगे सर जीने का क्या संबंध है, आप क्यों निकाल रहे हैं कि जीने से वहां का स्टैंडर्ड मेंटेन है। अरे व्यक्ति जिएगा तो तभी ना जब वो अच्छा खाएगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा तभी जिएगा। अगर आमतौर पर 100 में से, जैसे मान चलो किसी देश की जनसंख्या 100 है, 100 में से 80 लोग 85 साल में मर गए, तो इसका मतलब ये है कि वहां का स्वास्थ्य अच्छा, खान पान अच्छा, अरे क्लियर है। और अगर जीवन प्रत्याशा अच्छी है तो ऑटोमेटिक हम 2 चीजें समझ गए कि भोजन और स्वास्थ्य अच्छा है। सुन रहे हो, एक बात। नंबर 2, हमने कहा शिक्षा। क्या कहा, क्योंकि शिक्षा जो है आपके कल्याण की जड़ है। अब देखिए जरा, आप कहेंगे शिक्षा कल्याण की जड़ क्यों है, सोचिए 2 मिनट के लिए। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। आप एक किसान हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं।
तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या सुख सुविधाएं हैं। सरकार ने कोई योजना चलाई, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं आ रही बातों में? तुम्हें पता नहीं है कि हमारा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। तुम्हें पता नहीं है कि किसानों के लिए क्या योजना आ गई है। नहीं आ रही बातों में? संविधान ने तुम्हारे लिए अधिकार दिए कि तुम्हारी जमीन कोई छोड़ा नहीं सकता। लेकिन तुम्हें पता, तुम आज भी माल गुजारों को भगवान मान रहे हो। तो सारी सुविधाएं देने के बाद भी अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप मानसिक गुलाम हैं। नहीं आ रही बातों में? आपके पास खेती बहुत अच्छी है, जमीन बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या अच्छी खेती कर लेंगे? तो नंबर 2 आता है शिक्षा। याद रखिएगा, शिक्षा वर्तमान समय में तो ठीक है, पिछले समय से ही, प्राचीन समय से ही जीवन की रीढ़ है। शिक्षा जीवन की, ओके। अगर आप शिक्षित हैं तो आप बाकी डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपके पास सारे साधन रहने के बाद भी आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, तीसरा, अब बाकी सारी सुख सुविधाएं कहां से आएंगी? प्रति व्यक्ति आय। कहां से? अच्छा बताइए, हमने बताया था कि नहीं? अगर आपकी पर हेड इनकम ज्यादा है तो ही आप सुखी रहेंगे। तो जब कहीं की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो पहला जीवन प्रत्याशा देखा जाएगा। क्या? और जीवन प्रत्याशा से ऑटोमेटिकली हमें भोजन और स्वास्थ्य के बारे में पता चल जाए। हाँ या ना? आपका जीवन लॉन्ग टाइम आप जी रहे हैं, मतलब भोजन अच्छा कर रहे हैं और स्वास्थ्य है आप। क्या बीमार आदमी ज्यादा लंबा जीता है? तो आपको भोजन और स्वास्थ्य की जानकारी कहां से मिल गई है? जीवन। पक्का? नंबर 2, आपके यहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? ज्यादातर जनता कहां तक पढ़ी लिखी है? समझ में आ रही बात? और नंबर 3 पर आता है राष्ट्रीय आय में नहीं, राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय। क्या? पर हेड इनकम। अगर पर हेड इनकम ज्यादा है तो आप सुखी रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है? और ये बात हम अर्थशास्त्र के शुरू में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो जीवन प्रत्याशा में देखो, अधिकतम आयु 85 वर्ष, न्यूनतम आयु 20 वर्ष। चलो, शिक्षा सूचकांक की गणना स्कूल अवधि के औसत वर्ष तथा स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष को लिया जाता है। 2010 से पहले सूचकांक गणना में सकल नामांकन ये सब छोड़िए, प्रति व्यक्ति आय पर हमें ध्यान देना है। मानव विकास सूचकांकों में तीनों सूचकांकों का जीवन माध्य होता है। हमने 3 प्रकार के सूचकांक निकाले, एक जीवन प्रत्याशा, एक शिक्षा सूचकांक और एक आय सूचकांक। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तो हमारा आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ या ना? यानी मानव विकास सूचकांक। तो तीनों का गुणा हो जाता है। यानी अगर हमें मानव विकास रिपोर्ट बनाना है तो हमें जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट बनाना है, हमें शिक्षा की रिपोर्ट बनाना है और हमें प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट। नहीं आ रही बातों में? जरा खिंच के बढ़ो, जरा जोरदार आवाज दो, ठीक है? तो क्या आपको ये बात समझ में आगे अब परीक्षा में आ सकता है कि ह्यूमन रिपोर्ट बनाते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान देना जरूरी है? यह निम्न में से किस बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? सुन रहे हो? इन तीनों में रोजगार कहीं नहीं आया, व्यापार कहीं नहीं आया। सुन रहे हो? 3 बातें ह्यूमन रिपोर्ट में। पहला क्या? जीवन की, जोर से बोलो। नंबर 2 क्लियर है? नंबर 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक का मूल्य यानी वैल्यूशन 0 से लेकर 1 तक माना गया। नहीं बताया हमने? बताया है। अगर सबसे अच्छा माना जाता है 1, ये हाईएस्ट नंबर है, और सबसे लो माना जाता है 0, और ऐसे करके 189 देशों की जब रैंकिंग की गई, कौन तो टॉप पर आए? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो जबकि नाइजर इसमें सबसे लो नंबर पर आया, भारत इस सूचकांक में मध्य में है, यानी बीच में है। तो अब देख लीजिए जरा, हम कितना ही दम क्यों ना भरे,
हम खूब अपने आप में आगे बने रहे कि हम विश्व गुरु हैं। एक्चुअली हम बीच में हैं, जहां पर अभी हमारे पास जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं हम। हाँ या ना? चलिए देखें, भारतीय राज्यों में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जारी करा है। कौन ने? अरे क्लियर है? अच्छा, मध्य प्रदेश ने जारी किया और सबसे टॉप पर आता है केरल। क्या आता है? केरल की टॉप पर आने का कारण क्या है? फिर वही बात, केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश है। भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या है? अब पढ़ा लिखा होने के कारण जब वहां पर लोग गवर्नमेंट बनाते हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि हमें गवर्नमेंट से क्या मांग करना है। उन्हें पता है कि हमें गवर्नमेंट से स्कूल मांगना है, उन्हें पता है हमें गवर्नमेंट से अस्पताल मांगना है। समझ में आ रही बात? पढ़े लिखे लोग देखिए, 100 लोग एक तरफ और एक पढ़ा लिखा आदमी एक तरफ। सुन रहे हो? तो वहां पर जब पढ़े लिखे लोग जहां इकट्ठे होते हैं, वहां पर कहीं धर्म खतरे में है, कहीं जाति खतरे में है। आप देखिए, अनपढ़ लोग क्या करते हैं? अनपढ़ लोग क्या करते हैं? पहली बात तो धर्म खतरे में आ गया, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। जैसे जैसे हिंदू धर्म को बचाया तो वहां पर भी ठाकुर खतरे में आ गए, कुर्मी पटेल खतरे में आ गए, यादव खतरे में आ गए, एक तरफ ब्राह्मण खतरे में आ गए, एक तरफ SC ST खतरे में आ गए। सो SC ST का ग्रुप अलग बन गया, ब्राह्मणों का ग्रुप अलग बन गया, ठाकुरों का ग्रुप अलग बन गया, कुर्मी पटेल का ग्रुप अलग बन गया, छत्री का ग्रुप अलग। कौन खतरे में नहीं है? मतलब पहले हिंदू, फिर हिंदू के अंदर चले जाओ तो सब एक दूसरे से खतरे में। मतलब यूनिटी किस बात की है? कहीं यूनिटी? मतलब सीधी सी बात यह है कि मूर्खता का पर्याय है सारे लोग। हाँ या ना? और हम कब खतरे की बात कर रहे हैं? जब भारत का संविधान हमें छूट देता है कि हम पर कोई आंच नहीं आ सकती। अगर हमें कोई आंख उठाकर भी देख ले तो हम थाने जा सकते हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ या ना? हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट कर दी, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। ऐसा लोग एक दूसरे से कहते हैं, नहीं कहते हैं? जब इतनी सुविधाएं संविधान ने हमें दे दी और इतनी सुविधाएं होने के बाद आज हम, जब पहले संविधान नहीं था, राजा महाराजा थे जो निर्णय करते थे, हमें मानना पड़ता था। उस समय हमने नहीं कहा खतरे में। आज भारत का संविधान, सारी चीजें भारत की किताब से चलती हैं, लेकिन फिर भी हम डाउट में। यही है अशिक्षा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये चीजें हमने आपको बता दी। मानव विकास की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं भुखमरी। देखिए, गरीबी और भुखमरी में भी अंतर है। क्या होता है? गरीबी बात अलग है और भुखमरी बात अलग है। पहली बात, गरीबी क्या है? गरीबी एक ऐसी कंडीशन है, हम गरीबी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मूलभूत आवश्यकता की पर्याप्त मात्रा में हम पूर्ति नहीं कर पाते। आपको 4 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है, आपके पास 4 जोड़ी कपड़े नहीं है। आपको 4 कमरों की आवश्यकता है, सदस्य इतने ज्यादा है लेकिन आपके पास कमरे कितने हैं? 2। सुन रहे हो? आपके पास भोजन ज्यादा चाहिए लेकिन उतना भोजन नहीं है। तो हर चीज का अभाव है। आप स्कूल जाना चाहते हैं, उतना पैसा नहीं है। मकान बनाना चाहते हैं, उतना पैसा नहीं है। और ये सुविधाएं बेसिक सुविधाएं जो जीवन के लिए जरूरी है, उनको भी पूरा ना कर पाना कहलाता है गरीबी। और गरीबी का एक सबसे निचला दर्जा आता है भुखमरी। क्या आता है? लेकिन भुखमरी केवल और केवल गरीबी से नहीं आती। एक बात तो समझ लीजिए, कई बार आपके पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी भुखमरी आ जाती है। अब मान के चलिए आपके पास जेब में 2 लाख है, लेकिन भोजन करना है, भोजन चारों तरफ नहीं है। क्या खरीदोगे? किससे खरीदोगे आप? समझ में आ रही बात? तो भुखमरी का
रिलेशन गरीबी से है, लेकिन ये बात नहीं है कि केवल गरीबी से भुखमरी आती है। कई बार इतना उत्पादन नहीं हो पाता, इतना उत्पादन ही नहीं हो पाता जितना जनता के लिए चाहिए है, तो भुखमरी आ जाती है। जोर से जवाब तो दो। कई बार हमसे चीजें इतनी दूर होती हैं कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। गेहूं हुआ, इतने दूर हुआ है कि हम तक आ नहीं पा रहा। अब तो हालांकि यातायात के सभी साधन हैं, लेकिन कई देश जैसे दक्षिण अफ्रीका के कई देश ऐसे भी हैं जिनमें आज भी यातायात इतना ज्यादा संभव, हाँ या ना? तो उनकी भुखमरी के कई कारण है। एक बात, एक तरफ उनके पास पैसा नहीं है, जैसे तैसे दूसरे देश मदद करना चाहे तो उनके पास ट्रांसपोर्ट के साधन, अरे क्लियर है? तो आप देखें, भुखमरी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी दैनिक खाद्य आवश्यकता की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो जाता है। भुखमरी के 3 कारण हैं। लोगों के पास क्रय शक्ति, क्रय यानी खरीदना, सुन रहे हो? खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। हमें गेहूं चाहिए, पैसा नहीं, रोटी चाहिए, पैसा। तो पहला तो भुखमरी आती है गरीबी से। नहीं आ रही बातों में? पहली भुखमरी का मेन कारण क्या है? गरीबी। पैसा नहीं है, हम कुछ खरीद नहीं सकते, भूखे मर रहे हैं। नंबर 2, अगर पैसा है भी लेकिन उतना खाद्यान्न हमारे पास है 100 लोग और हमारे पास 30 लोगों का खाना है। कितने लोगों का? यानी निश्चित तौर पर भुखमरी आएगी। सुन रहे हो? नंबर 3 पर आते हैं खाद्यान्नों का लोगों तक सुचारू रूप से ना पहुंच पाना। यानी खाद्यान्न भी है, लोग भी हैं, लेकिन जहां उगाया गया वहां से लगातार आ नहीं पा रहा है। एक खेप आई, खत्म हो गई, दूसरा आने में टाइम है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। और यही कारण है भुखमरी का। तो कई बार भुखमरी केवल तो गरीबी से भुखमरी आती है, ये तो जरूरी है। आज आप लोग का मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है? गरीबी से भुखमरी आती है, ये तय है, लेकिन केवल गरीबी से भुखमरी नहीं आती, हाँ या ना? अगर आपके पास उतना अनाज पैदा ही ना हो तब भी भुखमरी आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। विश्व के देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन भुखमरी सूचकांक द्वारा किया जाता है। यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक अब कैसे पता चलता है कि कहीं पर एरिया के लोग भूखे मर रहे हैं? देखें जरा, आप भी अपने एरिया में पता लगाएं। हम कैसे पता करते हैं कि मार्केट में लोग भूखे मर रहे हैं? पहली बात आया अल्प पोषण। पोषण यानी भोजन, पोषण यानी, अब पोषण का मतलब है भोजन। जरूरी नहीं है कि पेट भरने का नाम ही भोजन है। आपको सड़ा गला मिल गया, आपने पेट भर लिया, इसका नाम भोजन नहीं है। ये तो आपने एक प्रकार से कहें कि पेट में जो भूख की आग लगी थी, पेट भर गया, भूख की आग का हो गई शांत, लेकिन आपके शरीर को जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब चीजें चाहिए थी, वो नहीं मिली। एक्चुअली आपको कुछ मिल गया, लोगों ने दे दिया, आपने खा लिया। और यही कारण है कि अब आप और आपके बच्चे कुपोषित होंगे, बीमारियों का शिकार होंगे, कहीं सूखा रोग होगा, कहीं मरासमस रोग होगा, समझ में आ रही बात? कहीं बौनापन आएगा। तो देखें, अल्प पोषण, भोजन पूरा न मिलना, बाल अल्प वजन, बच्चों का वजन कम, यह भी बताता है कि उसको पोषण पूरा। अगर बच्चा 10 साल का 10 साल के लायक उसका वजन, हाँ या ना? आप खूब कहो कि भैया सारा भोजन मिलेगा, लेकिन कंडीशन बता रही है कि उसे भोजन, हाँ या ना? और क्या देखते हैं? बाल ठिगनापन। अगर उम्र के अनुसार उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, सुन रहे हो? मतलब उसे पूरा पोषण नहीं मिल रहा। बाल मृत्यु दर, अगर किसी देश में बच्चों के मरने की प्रतिशत ज्यादा है,
बच्चा बीमार होकर के मर जाते हैं वहां के बच्चे, सुन रहे हो? तो निश्चित तौर पर है कि वहां का मानव विकास सूचकांक बिल्कुल लो है, यानी वहां पर बच्चे स्वस्थ भोजन नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ सुविधाएं नहीं। ओके, चलिए, इस आधार पर निर्मित किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया मानव विकास सूचकांक। कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो? हाँ या ना? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब पढ़ना है हमें गरीबी। क्या पढ़ना है? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, अब देखें, हमें गरीबी के बारे में पढ़ना है। देखें, गरीबी सीधी बात है क्या? अब भी मैंने बताया, हमारी दैनिक आवश्यकता है मूल भोजन, आवास, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य। भाई एक आदमी क्या चाहता है, कितने गरीब रहे, वो चाहता मैं कार ना हो, बंगला ना हो, लेकिन भैया दोनों टाइम पूरा परिवार पेट भर के खाए। हाँ है ना? सभी के पास पर्याप्त कपड़े हों, मकान की छत से पानी न टपक रहा हो, सुरक्षित तरीके से गर्म ठंड बरसात में आराम से सोने मिले, नहीं चाहते हैं? हमारे बच्चे हो सकता है कि करोड़ों वाले स्कूल में ना जाएं, लेकिन कम से कम स्कूल तो जाएं, चाहते हैं कि नहीं? और अगर इस दौरान हम पीछे बीमार हो जाएं तो हम स्वस्थ दवाई करा सकें, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने परिवार के सदस्यों की दवा करा सकें। दवा से याद आया, आज हम कितना ही डिंडोरा पीट लें कि हम बहुत आगे हैं, आज भी अपने परिवेश में झांक कर देखिएगा। अच्छा, कोई ऐसा कोई परिवार बताओ जिसमें कोई सदस्य चाहता हो कि हमारे परिवार का एक सदस्य मर जाए? चाहता कोई? मेरा सीधा क्वेश्चन है, ऐसा कोई परिवार का सदस्य है कि हम 6 लोग हैं, उनमें से एक बीमार है, बोले मर जान दो, 5 तो हैं? चाहता कोई? कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार का कोई सदस्य कम हो जाए। संख्या भले चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन हमारे स्वजन हमें प्राण से प्यारे होते हैं। सही है? व्यक्ति बड़ी मजबूरी में ये निर्णय लेता है, और अब विश्वास करिए हमारे भारत में आमतौर पर ऐसे दिन आते हैं, अपने समाज में झांक कर देखिएगा, एक परिवार के एक सत्य घटना जो मुझे पता है, 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य। अब इन 6 सदस्यों में से एक को इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि जो अस्पतालों में खर्चा बताया गया वो इतना ज्यादा बताया गया कि अगर इसका इलाज करवाते हैं तो सारे लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि घर में दवाई कराने के लिए पैसा हाँ ना। डॉक्टर ने कहा, सत्य घटना बता रहे हैं, डॉक्टर ने कहा बहुत देरी कर दी आपने, अगर आप 2 महीने पहले आ जाते तो 40 लाख का खर्च आता, लेकिन आपका आदमी बच जाता। क्या कहा? अगर आप 2 महीने पहले आए होते तो खर्च आता 40 लाख और आपका आदमी बच जाता। घर के मुखिया ने सोचकर कहा अच्छा हुआ हम 2 महीने पहले नहीं आए। और उसने क्या मन रख के कहा होता कि अगर 2 महीने पहले आ जाते तो हम करते का, एक तरफ लगता कि इसे बचा ले, और इसे बचा रहे हैं तो क्या इन्हें मार डालें। मतलब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, हम इसे बचा रहे हैं तो ये सारे मर रहे हैं, कम से कम डॉक्टर साहब ये तसल्ली रहेगी कि हम लेट आए। तो हम ऐसे दौर में, हम 90% लोग ऐसे दौर से हमेशा गुजरते हैं। हम ऊपर से कितने वीआईपी कपड़े पहने रहे, मोटरसाइकिल खरीद लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम 90% लोग एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां पर परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाए, एक,
और अगर उसकी दवाई 1 साल चल जाए तो सारे सदस्य को बीमारी की तरह भोगना पड़ता है। सच है या झूठ है? और ये कारण क्यों है? इसलिए कारण है कि हम साल भर सरकार से अनर्गल बातें मांगते हैं, हमने स्वास्थ्य और शिक्षा कभी मांगी ही नहीं है। गिने चुने अस्पताल हैं, जैसे दिल्ली का एम्स है, अगर आपका नंबर लग भी गया तो 5 महीने बाद का लगेगा। अगर आप गंभीर बीमार हैं और आपका नंबर लग भी गया तो 5 महीने बाद की आपको डेट मिलेगी, तब तक आपकी एक आध श्राद्ध हो चुकी होगी। अभी वस्तु स्थिति समझे आप? एक आध पुण्यतिथि आ जाएगी, वहां नंबर आएगा। तो हमने गवर्नमेंट से चीजें मांगी कब है? हमने कहा है पाकिस्तान पर हमला करो, हम देशभक्त हैं। हमने नहीं मांगा कि अस्पताल 2 और बना दो, 4 एम्स और बना दो। रोज लोग बीमार हो रहे हैं, रोज लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, रोज लोग ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो रहे हैं। बड़ी अस्पतालों की जरूरत है। हमने कब मांगे? हमने मांगे हमारे चौराहे पर हमारी जाति के नेता की स्टैचू बना लो, फलाना चौराहा। हमने यही मांगा है और अंत में ये स्थितियां हमारे यहां बनती हैं। और हर चौथे 5वें घर में झांक के देख लेना, ये नहीं कि हम यहां पर आए हैं, हर चौथा 5वां घर अपने घर में झांक के देख लेना। लोग सोचते हैं कि हमारा मकान बन गया। भारत में मकान जब सब बिक जाता है तब एक मकान बनता है। आपके मकान में कितनी सुंदर टाइल्स लगे हो, खासतौर बुंदेलखंड को तो मैं जानता हूं, जब सब बिक जाता है तब एक मकान बनता है। मकान की किस्त चुकाते चुकाते पिताजी स्वर्गवासी हो जाते हैं। सच है, हां या ना? बड़ी मुश्किल से 4-6 कमरे बना भी लिए तो पिताजी स्वर्गवासी हो गए। काहे के चक्कर में? मकान की किस्त चुकाते चुकाते ले देकर एक मकान ही हाथ में लगा। अब मकान हाथ में लगा और इस दौरान कोई बीमार हो गया, सो मकान फिर बिक गया, सो दवाई हो गई। दवाई हुई, आदमी बचा, सो मकान नहीं बचा। और ये 90% लोगों के हालात हैं। और कारण क्या है? कारण ये है कि एक्चुअली हम दम कितना ही भरें, लेकिन हम गरीब हैं। हम एक चीज को कलेक्ट करते हैं, दूसरी चीज छूट जाती है, दूसरे को कलेक्ट करते हैं। अभी हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं तो हमारा मकान बन जाता है, बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाएं तो मकान बिक जाता है। अगर कोई पिता चाहे कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो पक्का है जमीन और मकान बिकेगा। और अगर मकान बचाएगा, जमीन बचाएगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अब 2 में से एक रास्ते हैं, या तो बच्चे को पढ़ा लो या मकान बचा लो। अब तुम कह रहे हम तो बड़े आदमी हैं। तुम बड़े आदमी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि एक छोड़ रहे सो एक पकड़ रहे, और या पकड़ रहे सो ये छोड़ रहे। मतलब तुम्हारी हैसियत के अंदर चीजें नहीं है। ये एक्चुअली स्थिति है, हाँ या ना? सच है कि नहीं है? और अगर हमारे समाज में 100 लोग निवास करते हैं तो 90 लोगों की स्थिति यही है। समझ में आ रही बात? तो आपने देखा होगा, एक बार किसी लड़की का विवाह कर दो, बोलो साल भर पिताजी कहते हैं इस साल हम और कुछ नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इस साल हमने क्या किया है, बच्ची का विवाह। एक्चुअली हमारी स्थिति इतना ही थी, एक काम कर लिया, दूसरा काम हम नहीं कर पाए। तो आप देखें कि हम ऐसे परिवेश में निवास करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जिगर का टुकड़ा हमारे दूर जाए, लेकिन इतना कठोर निर्णय लेना पड़ता है कि भैया वो मर जाए, लेकिन बाकी सदस्य तो कम से कम बच जाएंगे, हाँ या ना? आपने एक और शब्द बार बार सुना होगा, लोग कहते हैं डॉक्टर ने तो कहा था यार कि अभी अस्पताल में रखो, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया तब ठीक नहीं हो पाएंगे, सो हम तो घरे ले आए। सच बताना, क्यों? क्योंकि अगर एक आध महीना अस्पताल में और रखते तो हमारी जमीन बिक जाती, मकान बिक जाता, बचना तो था नहीं। कितने लोगों ने ये शब्द आसपास सुने? देखो सारे हाथ उठ गए, सारे हाथ उठ गए। मतलब ये शब्द आमतौर पर हम सुनते हैं कि हमारा सदस्य बचना तो है नहीं, हमने तो प्रयास ही बंद कर दिया। इसलिए प्रयास बंद कर दिया क्योंकि अगर प्रयास किया तो बाकी सदस्य भूखे मर जाएंगे। चलिए, तो आप बात समझ गए ना?
तो हम गरीबी की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि गरीबी एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें हम आम चाहिए, जो हमें रोज चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुन रहे हो, इनकी भी हम तरीके से पूर्ति नहीं कर पाते। अभाव, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत बेसिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास को भी पूरा नहीं कर पाता है। गरीबी की एक विस्तृत परिभाषा के अनुसार अमर्त्य सेन कहते हैं कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। नहीं पढ़ना आपको? अंतिम जवाब दो, नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ाना है दिमागी तौर पर प्रबल स्टूडेंट को। आपका जवाब तगड़ा आना चाहिए। अमर्त्य सेन क्या कह रहे? गरीबी क्या है? अभाव का दूसरा नाम ही गरीबी। अभाव क्या कहलाता है? किसी चीज का ना होना। हमारे पास भोजन नहीं, हम गरीब है। कपड़े नहीं है, हम सुन रहे हो? तो आम तौर पर हम एक शब्द में परिभाषा कहें तो एक शब्द कहता है अभाव। सुन रहे हो? हम उस परिवेश में निवास करते हैं जहां बच्चा 2 साल पहले साइकिल की रटना लगाता है और 2 साल बाद पिताजी की दम पड़ती है कि चलो लड़का को कॉलेज दें। हाँ या ना? 5वीं क्लास में बच्चा ने कहा 8वीं आते आते साइकिल आ गई। यही गरीबी। अगर क्षमता होती तो तुरंत आ जाती। चलिए, क्षमताओं का अभाव। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार गरीबी बुनियादी जरूरतों की अक्षमता है। यानी जो बुनियाद है, वो जो बुनियाद क्या है? भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं का अभाव ही क्या है? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? गरीबी की तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को पूरा न कर पाए तो वह गरीब है। क्या आपको गरीबी की परिभाषा समझ में आ गई? अगर आप भोजन कर पा रहे हैं, कपड़े हैं, मकान है, स्वस्थ यानी दवाई कराने की आपकी हैसियत है, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या आप पढ़ लिख रहे हैं, मतलब आप गरीब नहीं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता स्वयं जन्म लेती है और कई गुना बढ़ जाती है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, गरीबी को एक दुष्चक्र माना गया है। देखें आप, बहुत सारी जानकारी आपको यहां बहुत अच्छी मिलेंगी। क्या होता है? ये आपका एक परिवार है। अब गरीबी को कभी कोई जन्म नहीं देता। जानबूझकर कोई आदमी कभी गरीब बनता है? एक आध आदमी बताओ जिसे आप जानते हो कि वो जानबूझकर कहे कि हमें आज से गरीब रहना है। होता क्या है? सडनली या तो वो पैसा बर्बाद कर देता है, व्यापार बैठ जाता है, अचानक से घाटा लग जाता है, खेती बैठ जाती है, घाटा लग जाता है। सुन रहे हो? और उसकी जो लागत है, एक्चुअली पूंजी है, वो हो जाती है समाप्त। क्या हो जाती है? अब एक बार पूंजी समाप्त हो गई तो अब व्यक्ति हो गया गरीब और अब वो ऐसे भंवर में फंस गया, अब दोबारा वो व्यापार शुरू नहीं कर पाएगा क्योंकि लागत नहीं। अच्छी खेती शुरू नहीं कर पाएगा क्योंकि लागत नहीं है। अब एक बार वो गरीब हो गया, खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, डीजल चाहिए, बीज चाहिए, लोग चाहिए, अब वो नहीं कर पाएगा। ये नहीं कर पाएगा, व्यापारी से पैसा उठाएगा, वो उसको ब्याज चाहिए। सुन रहे हो? लगातार गरीब होता जाएगा। यानी गरीबी का एक दुष्चक्र ऐसा है, एक बार आदमी गरीब हो जाए तो गरीबी लगातार बढ़ती है और एक आध गुना नहीं, कई गुना गरीबी रोज बढ़ती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, हमने एक दिन आपसे कहा था और आपने मजाक में लिया था। हमने कहा था, एक परिभाषा दी है अर्थशास्त्रियों ने कि आप गरीब हैं क्योंकि आप गरीब हैं। सुन रहे हो? आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आप गरीब हैं। आप कहोगे कि भैया जी परिभाषा कहां से हुई? अरे भैया, अपन गरीब को छोड़ो, बड़े आदमी को लो। बड़ा आदमी बड़ा क्यों है? बड़ा आदमी इसलिए है क्योंकि वो पहली बात तो पहले से ही धनाढ्य है।
धनाढ्य है तो पूंजी है। अरे भैया पूंजी है तो व्यापार है। अब व्यापार है, बड़ी दुकान है, करोड़ों रुपया की दुकान है, करोड़ों की दुकान है। अब इतनी बड़ी दुकान है कि पूरा शॉपिंग मॉल बन गया। ग्राहक खरीदने आए, बोले दिन भर में बिक्री कितनी हुई? बोले 1 लाख मिनिमम। एक बड़ी दुकान की बिक्री कितनी है? 1 लाख। अब 1 लाख की बिक्री में अगर 80% लागत लगा दें तब भी कितने बच गए? हमें सुनाई नहीं दिया। बच गए। अब आपकी दुकान कुल मिला के 50,000 की है, क्योंकि आप गरीब हैं। आपके पास कपड़ा खरीदने, लागत लगाने, बड़ा शॉपिंग मॉल लेने के लिए पैसा नहीं है। आपकी ले देकर 50,000 की दुकान है। ग्राहक आ भी गए आपकी दुकान पर, उतना आपके पास मटेरियल नहीं है, ग्राहक भाग गया क्योंकि आपके पास उतनी वैरायटी नहीं है। चलो मान के चलो रुक गया, दिन भर में 1,000-2,000 की बिक्री हो गई। अब 2,000 की भी हो गई तो आपका 80% लागत निकाल लो। 1,600 रुपया की क्या निकल गई लागत? बचे कितने? 400। 400 से आपको खाना खाना है, आपको कपड़े पहनना है, बच्चे की फीस भरना है। आ गई वही बात। क्या आप गरीबी के चक्र से कभी निकल पाओगे? क्योंकि जितना आपने कमाया है उससे ज्यादा आपका खर्च है। क्योंकि गरीबी दूर होती है बचत से। कैसे? सुनाई नहीं दिया। आपकी गरीबी दूर होती है बचत से, और एक गरीब आदमी की बचत होती ही नहीं है। आपकी दुकान में आपके पिताजी छोटी मोटी दुकान करें, ले देकर पान की दुकान, चाय की दुकान, समोसा की दुकान, भजिया की दुकान, ले देकर दिन में 500 रुपया बच गए मान लो। उससे ज्यादा का आपके घर का खर्च है। आपकी मां ने कह दिया 1 किलो शक्कर लेते आना, 1 किलो दाल लेते आना, वहां से लौट करके 1 किलो तेल लेते आना। 450 की लिस्ट थमा दी। आए कितने थे? 550 रुपये जैसे तैसे बचे। घर आए, पापा फीस भरना है। कितनी? बोले 300। 250 तो आगे छोड़ रहे। ये गरीबी है। समझ में आ रही बात? तो आप देखिए कि गरीबी के भंवर में आदमी एक बार फंस जाए तो उससे निकलना बड़ा कठिन होता है। और एक बात सुन लो, गरीबी का कारण और गरीबी का निवारण कभी दिशाएं और शनिवार को तेल और गंगा में कोयला बहाना, ये कतई नहीं है। ये एक परिणात्मक मात्रा है। अचानक से आपका पैसा दवाई में लग गया। आप देखिए कोरोना आया, दुकानें बंद रहीं, लोगों के व्यापार बैठ गए। एक तरफ उन्हें किराया लगता रहा, दूसरी तरफ शटरें नहीं खुली, व्यापार बैठ गए, सारी चीजें धराशायी हो गई। एक बार व्यापारी जो खत्म हो गया, अब लगभग इस 5 से 7 साल के भीतर उसका पनपना असंभव है। समझ में आ रही बात? वो टोटल धराश पूंजी का हो गई खत्म। अब पूंजी खत्म, व्यापार खत्म, और वो गरीबी के दुष्चक्र में आ गया है। समझ में आ गई बात? पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नए साधन नहीं आएंगे, और जब तक साधन नहीं आएंगे तब तक वो व्यापार ढंग से नहीं कर पाएगा। तो गरीबी का मूल कारण क्या है? गरीबी। अच्छा, अब इससे निकलने का साधन क्या है? इससे निकलने का साधन है कि जैसे गरीबी कई गुना डेवलप हो रही है, अपोजिट में अपनी आय कई गुना करो। नहीं आ रही बात में? आ रही है। एक तरफ गरीबी आपको परेशान करने के लिए आगे बढ़ रही है, दूसरे तरफ अपना काम टाइम डबल टिबल चबल कर लो। आप 4 गुना काम करो। 4 गुना काम करोगे, 4 गुना इनकम आएगी। एक तरफ गरीबी बढ़ेगी तो तोड़ भी बढ़ेगा, और एक तरफ एक बार आपकी पूंजी बन गई तो आप उस दुष्चक्र से कहां आ जाएंगे? आप दुष्चक्र से एक बार बाहर आ गए तो आप फिर उसमें नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए कहते हैं कि आप इन बातों में, अगर आपको लगता है कि हमारी पूंजी टूट गई, आपको ओवर टाइम मेहनत करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त करना चाहिए, या जैसे आप जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आपका परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुका है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अच्छी मेहनत करें और इस दुष्चक्र से परिवार को कहां ले आए? बाहर। ये बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं आप इनसे।
चलिए, तो निर्धनता स्वयं जन्म लेती है और स्वयं ही कई गुना बढ़ती चली जाती है। नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव ही गरीबी है। जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दक्षता रहने के लिए, अब देखें जरा, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पानी और भोजन। स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण। और दक्षता के लिए क्या चाहिए? आवास, वस्त्र, शिक्षा। हाँ ना? इतनी सारी चीजें हमें जरूरी हैं और अगर यही हमारे पास नहीं है तो हम गरीब हैं। दो भागों न्यूनतम आवश्यकता, ये सब बढ़ा चुके। गरीबी दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट यानी रियल गरीबी। और रियल गरीबी क्या है? जिसमें वास्तव में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा, नहीं आ रही बात समझ? हम वास्तव में भोजन नहीं कर पा रहे, हम वास्तव में कपड़े नहीं ले पा रहे, हम वास्तव में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं ले पा रहे, हम रियल गरीब, रियल में हम स्थिति गरीब है भाई। सुन रहे हो? उसे कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। सुन रहे हो? खिंच के बैठो यार। अब सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी कोई गरीबी नहीं है, ये तुलनात्मक गरीबी है। हम एक करोड़पति है, उसके बाजू में एक लखपति खड़ा हो गया, ये लखपति है, ये करोड़पति है, ये कहेगा हम तुमसे गरीब हैं। नहीं आ रही बातों में? फिर एक हजारपति खड़ा हो गया, उसके बाद हजारों रुपए हैं, हाँ या ना? इसके बाद बहुत महंगी कार है, 1 करोड़ वाली कार है, इसके बाद 50 लाख वाली कार है, इसके बाद 6 लाख वाली कार है, इसके पास मोटरसाइकिल है। सुन रहे हो? एक दूसरे को देखकर हम कह रहे हैं भैया हम तो तुमसे गरीब हैं। नहीं आ रही बात सुन? क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं है जितने, समझ में आ रही बात? तो ये रियल गरीब नहीं है, ये एक दूसरे को देख करके गरीब है। अब एक ही कॉलोनी में रह रहे, सबके मकान 50-50 लाख के हैं, कोई कमी नहीं है, सबके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे पास 55 एकड़ जमीन है, हमारे कहते 35 एकड़ जमीन है, हम तो तुमसे गरीब हैं। गरीब नहीं है, एक्चुअली तुलनात्मक गरीब है, हाँ ना? इसे कहते हैं सापेक्ष गरीबी। क्या कहते हैं? आपके सापेक्ष हम गरीब हैं। गरीब नहीं है हम, लेकिन तुम्हारे सापेक्ष हम गरीब हैं। सुन रहे हो? तो दो गरीबी मेन होती है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी और एक, ठीक है। परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। हाँ, गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष गरीबी, इसमें रिलेशन निकाला जाता है, हम और आपका एक रिलेशन बिठाया जाएगा, हम गरीब हैं या आप, तो ये रिलेटिव गरीबी है, ये एब्सोल्यूट गरीबी है, और एक आता है मानवीय गरीबी। क्या आता है? अब मानवीय गरीबी, ये मानवीय गरीबी क्या है? मानवीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य। सुन रहे हो? जो मानव को सुविधाएं मिलना थी, ये तो हम आपको बता चुके। सापेक्ष गरीबी हम आपको बता चुके। और लारेंज वक्र, देखिए जरा, लारेंज वक्र का संबंध है राष्ट्रीय आय, ये हम बढ़ा रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। हाँ, मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी का सीधा मतलब है कि मानव के जीवन से जुड़े जितने बिंदु हैं, देखो यहां लिखा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। और जब ये बातें हम कलेक्ट नहीं कर पाते, हमने भोजन कर लिया, हमारे पास छोटा मोटा मकान हो गया, एक आध कमरा है, हम रह रहे हैं, हम स्वस्थ भी अभी हैं, लेकिन अगर हम शिक्षा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, स्वास्थ्य कलेक्ट अच्छा नहीं कर पा रहे, तो निश्चित तौर पर अब हम मानवीयता के आधार पर गरीब हैं। काय के आधार पर? यदि कोई व्यक्ति इन बातों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो मानवीय रूप से गरीब है। अब गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगन नर्व से, हाँ या ना? कहीं कहीं नर्क से लिखा है यार, तो दोनों शब्द याद रखना। गरीबी का कारण गरीबी है। गरीबी का मूल कारण क्या है?
कारण क्या है? अगर वो चाहे खेती करना, वो व्यापार करना चाहे, लेकिन व्यापार नहीं कर सकता, बड़ा हॉल चाहिए, मार्केट में चाहिए, लागत चाहिए, नौकर चाहिए, तामझाम चाहिए, वैरायटी चाहिए, पैसा, विज्ञापन चाहिए। समझ में आ रही बात? विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन नहीं होगा तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से व्यक्ति गरीब बना रहेगा क्योंकि वह गरीब है। तो एक नया सिद्धांत आया, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह, अर्थात किसी देश की गरीबी का कारण उसकी गरीबी है। जैसे भारत के किसान गरीब हैं, भारत के किसान क्योंकि वह गरीब है। अब दिक्कत कहां है? देखिए यही बात है, अर्थशास्त्र पढ़ रहे आप। हर बार किसान एक राजनीतिक रूप से, राजनेता क्या करते हैं, हम तुम्हारा कर्जा माफ कर दे रहे हैं, लेकिन आप दुष्चक्र से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब कर्जा माफ हो गया, फिर अगला कर्जा चाहिए, फिर कर्जा माफ हो गया, अगला कर्जा चाहिए। अगर सरकार इस बात पर ध्यान दें कि किसान की पैदावार कैसे बढ़े, समझ में आ रही बात? उसे हम खाद, बीज, चीजें सही दामों पर दें। समझ में आ रही बात? होता क्या है, किसान उन बातों, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर फिर वही बात आ जाती है, शिक्षा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जमीन है और आपने वर्तमान में खेती की। अब देखना, जो पेट्रोल आपको अभी कुछ ही साल पहले 70 का मिल रहा था, वो मिलने लगा लगभग 120, एक अराउंड मान लें, हाँ या ना? आपको जो मजदूर 250 में मिल रहा था, वही मजदूर आज 500 में मिल रहा है। जो खाद की बोरी आपको 100 रुपए में मिल रही थी, वो 300 में मिल रही है, हाँ या ना? यानी हर लागत लगभग तिगुनी हो चुकी है। एवरेज लगाएं, अगर किसान की लागत 10,000 थी तो आज लागत आ रही है 30,000। कितनी आ रही है? लेकिन हमने कहा कि आपका गेहूं पहले 18 का था, अब हम 20 का खरीदेंगे, और डंका पीट दिया कि किसान का हम 20 का खरीदेंगे। कितने रुपये बढ़ गए? बढ़ गए, दुगने हो गए, हाँ या ना? दुगने हो गए, तिगने हो गए, 4 गुने हो गए, नहीं हुए ना? लेकिन लागत कितने गुने हो गई? लागत 3 गुनी हो गई। और डंका कहेगा हम समर्थन मूल्य पर ले रहे हैं, हम इतने मूल्य पर ले रहे हैं। आपकी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि आप इस दुष्चक्र में, आप खुद गणित नहीं जानते कि हमारा, जहां हमें 70 रुपए का डीजल सिंचाई में लगना था, वहीं पर सिंचाई में डीजल कितने का लग रहा? डबल हो गया। हम खेती घर से लेकर के वहां तक बेचने आए, हमारा ट्रांसपोर्ट में पैसा लगा, आपने काउंट नहीं किया। केवल आपको प्रलोभन दिया गया कि हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। अरे माफ कर देंगे, कल फिर कर्जा लोगे आप। लेकिन अगर ये रेशो सही हो जाए, जिस दर्जे से महंगाई बढ़ी, अगर आपका अनाज बढ़ जाए, या अगर आपका अनाज उस दर्जे से नहीं बढ़ रहा, तो आपको ये चीजें सस्ती मिले, तो आपको कर्जा लेने की आवश्यकता कभी नहीं। समझ में आ गई बात? तो अब क्या करते हैं लोग, राजनीतिक लोग, उन्होंने कहा हमने खेत में, आप किसान हो, हमने 2,000 रुपया तुम्हारी खाते में डाल दिए। किसान बड़े प्रसन्न, 2,000 आ गए, जाओ एटीएम डालो, निकालो, 2-4 दिन खाओ, वो बड़े प्रसन्न। एक तरफ हमारी लागत कितनी बढ़ गई, हम बर्बाद कितने हो गए। वही हाल है, हमने डाका डाला 10,000 का, और हम तुम्हारे घर आए 2100 रुपया की रसीद काटो दान की। तो एक तरफ लूट है, एक तरफ दान है। 10,000 की लूट है, 2,000 का दान है। आप गरीबी के दुष्चक्र से कभी बाहर नहीं आ सकते। ठीक, हमारा काम है भैया पढ़ाना, नहीं तो लोग हमें सरकार विरोधी समझ लेते हैं। ठीक, किसी गरीबी के कारण, उसके देश की गरीबी, भारत के किसान गरीब हैं, गरीब होने के कारण समय पर सिंचाई नहीं हो पाती, बीज नहीं मिल पाते, कीटनाशक नहीं मिल पाते। अच्छा, इनकी कमी को पूरा करने के लिए वो जाते हैं कि इनके पास साहूकारों के पास, साहूकारों से एक बार कर्जा ले लिया, लिए 100, फसल कटते कटते हुए 150,
10,000 उड़ा लिए, फसल करते करते 15,000 हो गए। हाँ या ना? बस जीवन खत्म। जिससे उत्पादन कम होता है उनकी गरीबी बढ़ती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गरीबी आर्थिक क्रियाओं का ऐसा दुष्चक्र है जो एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही बना रहता है। गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र में एक बार फंस जाए, जैसे आपने पाकिस्तान का सुना होगा, श्रीलंका का सुना होगा, ये क्यों गरीब होते जा रहे हैं? देखें आप, सबसे पहले खिंचके बैठो। आप सरकारों पर ध्यान नहीं देते, वो आपकी पूर्ति करने के लिए विदेशों से कर्ज उठाती है, आपकी पूर्ति कर देती है। आप समझते हैं कि हमें बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसा हमें साहूकार को ब्याज देना पड़ता है, ऐसे ही हर देश को अगर कोई रकम उधार ले लें तो उसके बदले भी ब्याज देना पड़ता है। अब अगर आपकी जीडीपी बढ़ भी गई, लेकिन एक बड़ा हिस्सा कहां चला गया? ब्याज में। कहां चला गया? तो आपकी इनकम होने का कोई मतलब, समझ में आ रही बात? और यही हाल होता जा रहा है पाकिस्तान का, और ये हाल हो चुका है श्रीलंका। सुन रहे हो? देखें, कम निवेश से उसकी उत्पादकता कम तथा आय भी कम होती है, और जब आय कम होती है तो बचत कम होती है, और बचत कम होती है तो पूंजी निर्माण कभी नहीं हो पाता। पूंजी निर्माण, और जब तक पूंजी निर्माण नहीं होगा व्यक्ति कभी दुष्चक्र से बाहर नहीं आ सकता। संसाधनों का अभाव, कम आय, कम आर्थिक गतिविधियां, कम रोजगार, कम आय, कम बचत, कम निवेश, संसाधनों का अभाव, तो सब रिलेटेड है। इनकम कम है तो बचत कम है, बचत कम है तो पूंजी बन नहीं पाई, अब पूंजी बन नहीं पाई तो हम कभी कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? देखें, यह चक्र तब तक नहीं टूट सकता जब तक कि अतिरिक्त निवेश या इन्वेस्टमेंट ना हो। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। गरीबी का दुष्चक्र होता क्या है? एक्चुअली अब सीधा पॉइंट पर आ जाए, इतनी सारी कहानी पड़ी। संसाधनों का अभाव, कम उत्पादन, आर्थिक विधियों का कम होना, रोजगार का कम होना या गिरावट आना, कम आय प्राप्त होना, कम बचत होना और कम निवेश हो। और ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक बार आप इस दुष्चक्र में फंस गए तो फिर आपका निकलना लगभग मुश्किल हो जाता है। अब ये कब निकल पाओगे? जब सडनली कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तब। इन्वेस्टमेंट कर देगा, पैसा आने लगेगा, आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, पूंजी एक बार फिर बन जाएगी, और आप इस दुष्चक्र से, सुन रहे हो? क्लियर है? तो क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं? अच्छा, अब गरीबी मापने की कई सारी समितियां आई हैं। बीमार हो गए हो? बीमार हो गए हो? समय समय पर कई कमेटियां बनाई गई, और इन्हें आपको याद रखना है। पेपर में आएगा कि तेंदुलकर समिति ने क्या कहा, लकड़ा वाला समिति ने क्या कहा, या अदर कोई समिति ने क्या कहा, या योजना आयोग ने क्या कहा। समझ में आ रही है बात? और बार बार हम चिल्लाकर कह रहे हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे आप जाने, आपको काम जाने, पढ़ना हो ना पढ़ना। हम पानी पी करके आ रहे हैं, आपके पास 2-3 मिनट है, आप रिलैक्स हो लीजिए, तब तक हम पानी पी करके आ रहे हैं, फिर आपको आगे पढ़ा रहे हैं। बीमार हो आज आप लोग?
अरे एक मिनट, हाँ चलिए भैया हो गया। नेक्स्ट बेटा, यहां से क्वेश्चन आना ही है, इसलिए बहुत बारीकी से पढ़िएगा। सुन रहे हो? आपका एक टॉपिक आपका लगभग आपका पटवारी वाला निपट गया है, जिसका नाम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ओके, अब अपन कल से 3 दिन पढ़ेंगे गणित इसके बाद, और 3 दिन आपको टेस्ट की तैयारी करना है, और टेस्ट की तैयारी युद्ध स्तर पर करना है। ये मान के चलना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पेपर हमारा आज ही है। आप एक एक पेपर की तैयारी करेंगे तो 4 महीने में सारे पेपर की तैयारी हो जाएगी। ओके, और ऐसा माहौल बनाइए जैसा अभी आप जवाब दे रहे हैं। गरीबी और गरीबों को मापने की समितियां बनाई गई। अब देखिए समितियां कैसे बनी। डॉक्टर वाई के अलग समिति, एक का नाम क्या आया, हमें सुनाई नहीं दिया। एक आई सुरेश तेंदुलकर समिति, और एक आई सी रंगराजन समिति। पक्का? कौन कौन समिति आई? डॉक्टर वाई के अलग, क्योंकि एक पेपर में आएगा निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी रेखा से है, या निम्न में से किसका संबंध गरीबी रेखा से नहीं है। सुन रहे हो? तो ये प्रश्न बारीकी से आते हैं। तो अलग समिति हो गई, हाँ या ना? लकड़ा वाला, सुरेश तेंदुलकर, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर, अरे क्लियर है? अरविंद पनगड़िया, हाँ या ना? अब गरीबी का आकलन सुनिए जरा ध्यान से। अब गरीबी का आकलन करने के लिए अभी इसको हटा दो, पहले आप हमारी बात सुन लो। गरीबी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया अलग अलग समितियों ने। कुछ ने भोजन प्राप्ति के आधार पर, तो कुछ ने पैसा खर्च करने के आधार पर। अब अगर हम आपसे कहें कि आपने 50 रुपए खर्च किए, इसका दूसरा मतलब है कि आपके पास 50 रुपए थे। अगर आपके पास 50 रुपए ना होते तो क्या आप खर्च करते? हम कह रहे हैं आप प्रतिदिन 200 रुपए खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पास पर डे 200 रुपए हैं। अगर आप 200 रुपए ना होते तो क्या आप पैसे खर्च करते? बस यही बात। दो प्रकार से, एक तरफ कि आपने इतना भोजन खाया या हाँ या ना, और दूसरे तरफ एक कमेटी आई जिनने कहा कि आपने इतना पैसा खर्च किया या। तो भोजन को नापा जाता है कैलोरी में, काय में? हमें सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ये माना गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजदूर होते हैं, अतः उन्हें भोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर यही बात पैसे पर आ जाए तो गांव में महंगाई कम, और दूसरे अदर अनर्गल संसाधनों पर पैसा खर्च नहीं होता है। गांव छोटा होता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको ऑटो करने की आवश्यकता। लेकिन शहरों में यही बात, आपके अदर सारे खर्च जो जाते हैं, अतः खर्चे में शहर आगे है, गांव पीछे है। लेकिन भोजन में गांव आगे है, शहर पीछे है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब प्रश्न आता है, सबसे पहला आता है योजना आयोग। क्या आता है? सुनाई नहीं दिया। अब योजना आयोग ने 2 चीजें बनाई, एक ग्रामीण बनाई और एक शहरी। पक्का? अरे क्लियर है? और योजना आयोग कह रहा है कि अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में कोई आदमी 2400 कैलोरी, सुन रहे हो, 2400 कैलोरी भोजन प्रतिदिन, हर दिन 2400 कैलोरी भोजन, और हर आदमी प्रति व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी भोजन प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है, तब वह गरीब नहीं है। तब वह व्यक्ति गरीब, इसी को उल्टा पढ़ दो, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को नहीं मिल पाता, वह आदमी गरीब है। नहीं आ रही बात सुन?
अब इसी को शहरी क्षेत्र में ले जाओ तो 2100 कैलोरी। क्या? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? तो योजना आयोग ने गरीबी का आकलन भोजन के आधार पर किया। काय के आधार पर? और भोजन का आधार क्या बना? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और पक्का। अब आए सुरेश तेंदुलकर समिति। क्या है? अरे क्लियर है? अभी ये बेसिक है, अभी इसका अपन और डिटेल में जाएंगे। अभी अपन सुन रहे हो? तो सुरेश तेंदुलकर कह रहे हैं कि गांव में एक आदमी 816 रुपए 800 प्रति व्यक्ति माने हर आदमी मासिक यानी महीना भर में उपभोग करे, उपयोग करे या खर्च करे। सुन रहे हो? कितने? सुनाई नहीं दिया? हर व्यक्ति हर महीना 816 तो है गरीब नहीं है, यानी गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। और अगर वो 816 खर्च नहीं कर पा रहा है तो हाँ या ना? अब पता कैसे चलेगा? एक एक चीज जोड़ी जाएगी। खाना पर कितने, चाय पर कितने, पानी पर कितने, हर चीज का कैलकुलेशन किया जाएगा कि महीना भर में 816 आ रहे के। देखो यहां आ जाओ, 972 रुपए गांव में, यही 816। हाँ या ना? अच्छा यही बात रंग राजन समिति से पूछा तो उनने गांव के लिए कह दिया 972 और जबकि शहर के लिए कह दिया 1460। ठीक? हाँ या ना? अरे क्लियर है? और जब यही बात विश्व बैंक से पूछी गई तो विश्व बैंक ने कहा कि प्रति व्यक्ति पर डे $1.09। सुन रहे हो? अब इनने एक ही लिमिट बनाई, 1.09 गांव के लिए, 1.09 शहर। पक्का? अब इसे अपन थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं। अब डिटेल में ले जाते हैं तो देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में गरीबी का मापन प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा किया गया और उस समय किसके द्वारा? D.R. गाडगिल समिति द्वारा 1962 में किया गया, प्रयास किया गया। समझ में आ रही बात? पहली बार प्रयास किया गया लेकिन ये फाइनल नहीं हो पाया, जिसमें प्रति माह 20 रुपए प्रति माह, उस समय 1962 उपयोग व्यय को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया गया। अब 62 से लगातार कहां गए? 77। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने गरीबी को प्रतिदिन न्यूनतम भोजन के आधार पर परिभाषित किया। अभी पढ़ा था अपन ने कि योजना आयोग ने कहा के आधार पर? भोजन के आधार। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में। अरे क्लियर है? तो 77 तक आते आते आकलन हो पाया। आगे इसी आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 2100 कैलोरी प्रति। अच्छा एक बात और, कभी कभार 2400 लिखा आ जाए और 2-3 जगह लिखा आ जाए तो याद रखना 2400 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ऐसा नहीं कि 2400 कैलोरी पूरे परिवार को मिल गई, नहीं, 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। सुन रहे हो? 1989 में DT लकड़ावाला समिति ने, जिसने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, सभी राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया। लकड़ावाला ने कहा कि अलग अलग राज्य हैं, उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, हर राज्य की परिस्थितियां। अरे क्लियर है? लकड़ावाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए गए। अब देखें जरा, लकड़ावाला ने दोनों प्रकार, उनका यहां पर गांव में भी लेबर है और शहरों में भी लेबर है, लेकिन शहर के लेबर कारखानों के हैं और गांव के लेबर कृषि के हैं। गांव में जो मजदूर हैं
वो काय के हैं? किसान। सुन रहे हो? और शहर में जो मजदूर हैं वो कारखानों वाले हैं। तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के द्वारा एग्रीकल्चर लेबर और शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर। सुन रहे हो? इंडस्ट्रियल, अरे क्लियर है? इस भारत में निर्धनता आकलन हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSSO पढ़ा था आपने, एक पढ़ा था CSO और एक NSSO हमने पढ़े थे ये राष्ट्रीय आय के आकलन में, और यही जारी करते हैं गरीबी रेखा का आंकड़ा। का ठीक है, आगे बढ़े। भारत में गरीबी मापन की वजह निर्धारण हेतु 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। कब? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ? 2005 में। सुनाई नहीं दिया? अभी नंबर आया था लकड़ावाला का, गाएगा समय याद रखना। लकड़ावाला समिति का गठन हुआ 1989 में। कब? और इनने रिपोर्ट कब दी? 1900। कब दी? 1900। सन बहुत ज्यादा जरूरी है। तेंदुलकर समिति 2005 में आई, 2009 में रिपोर्ट दी। तेंदुलकर समिति ने गरीबी को बहुआयामी माना। इस समिति ने कैलोरी को, बाजार, खाद्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी का मापन माना। यानी तेंदुलकर समिति, देखिए तेंदुलकर समिति कब आई? 2000। उन्होंने योजना आयोग के आंकड़े को सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि आपने 2400 कैलोरी भोजन भर की बात कर दी, मतलब किसी का पेट भर गया, मतलब वो गरीब नहीं है। यानी अगर उसे आवास नहीं है, कपड़ा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो क्या आपके अनुसार वो गरीब नहीं है? तो उन्होंने योजना आयोग के आंकड़े को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो खर्चा निकालेंगे। अब खर्चा कैसे पता चलेगा? दिन भर में खाना पर कितना, शिक्षा पर कितना, स्वास्थ्य पर कितना, मकान पर कितना। समझ में आ रही बात? और इस तरीके से अगर हमें खर्चा पता चल जाए तो हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो तेंदुलकर समिति ने पारिवारिक खर्च, क्या कहा? अरे क्लियर, एक आदमी के खर्च को नहीं, पूरी फैमिली के खर्च को ही आधार बनाया। अब आप कहोगे सर यहां से प्रश्न कैसे आएंगे? अरे प्रश्न ये आएगा कि योजना आयोग ने 1962 में पहली बार आकलन किया और आधार माना 20 रुपए मासिक, लेकिन 77 आते आते इन्होंने अपना रवैया बदल दिया और आधार माना खाने को 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। लेकिन जब सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ तो उनने कहा कि नहीं, केवल भोजन से गरीबी नहीं मापी जा सकती। सुन रहे हो? भोजन के साथ साथ कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा। सुन रहे हो? इसलिए ओवरऑल पूरी फैमिली का खर्च का आकलन किया जाए। सुन रहे हो? देखे तो इन्होंने पारिवारिक आय, फैमिली के ओवरऑल खर्च को आधार माना। इस समिति ने गरीबी की विधि में URP, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जिसके अंतर्गत एक निश्चित पीरियड बनाया और ये पीरियड बनाया 30 दिन का। कहेगा? अरे क्लियर है? अब ये 30 दिन का, इस 30 दिन के भीतर आपने किस किस, तो अब एक प्रश्न नया आ गया कि आखिर URP क्या है? इसका मतलब यूनिफॉर्म, सबके लिए एक सा नियम, यूनिफॉर्म यही कहलाता है ना। अब यूनिफॉर्म ये एक्चुअली है रिकॉल पीरियड। सुन रहे हो? और ये रिकॉल पीरियड कितना है? 30 दिन। 30 दिन में आपने भोजन पर कितना, शिक्षा पर कितना, वस्त्र पर कितना, और इसका उपभोग किया किस स्थान पर। इनने क्या किया? अभी तक सब लोग कर रहे थे क्या? यूनिफॉर्म के आधार पर। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिश्र MRP। अब देखो तहत 5 मदों, कपड़े, जूते, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं, इन सब पर 365 दिन। तो आप याद रखना URP का पीरियड काल है
30 दिन, और एमआरपी का पीरियड है 365 दिन, यानी साल भर। ओके, ये बारीक चीजें आपके एग्जाम में आएंगी कि यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कितना है, 30 दिन, सुन रहे हो, जबकि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कितना है, 365 दिन। सही है? और बहुत बारीक पढ़ने को ही तैयारी कहते हैं। सुन रहा, खिसके बढ़े जरा, आगे बढ़े, जबकि शेष मदों को 30 दिन की याददाश्त के लिए ही इतने सारी चीजों को 365 दिन। जो चीजें टिकाऊ होती हैं, टिकाऊ मतलब जूते चप्पल टिकाऊ होते हैं, ये 1 महीने के लिए नहीं खरीदे जाते। आप दो कपड़े 1 महीने के लिए नहीं खरीदे जाते, जूते चप्पल 1 महीने के लिए नहीं खरीदे। कोई टिकाऊ वस्तुएं, आपने सोफा ले लिया, कुर्सी ले ली, 1 महीने के लिए नहीं होते। तो ये 2 प्रकार से, कई वस्तुएं जो हम मंथली खरीदते हैं और कई वस्तुएं जो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। तो दोनों प्रकार की चीजें इस्तेमाल की गई। टिकाऊ वस्तुओं के लिए आया एमआरपी, सुन रहे हो, और जबकि जो तुरंत की वस्तुएं थी उनके लिए आया यूआरपी। क्या आया? यूआरपी का पीरियड का 30 दिन, हाँ या ना? और एमआरपी का, क्लियर है? इसी विधि के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब गरीबी रेखा देखना जरा, अभी आया था 816, नहीं आया है? महीने भर का खर्च 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, हाँ या ना? और शहरी क्षेत्रों में यही आया है 972। क्या आया? एक बार फिर से बोलो, कहानी बिल्कुल क्लियर है। योजना आयोग ने तय किया भोजन के आधार पर, तो बहुत आराम से सुनना क्योंकि एग्जाम बहुत बारीक चीजों का नाम है। योजना आयोग ने काय पर बेस किया? 2400 ग्रामीण, 2100 से, लेकिन 2005 में, अच्छा जो बीच में लकड़ा वाला आई 1989, रिपोर्ट आई 1900, लेकिन अब 2005 में आएगी सुरेश तेंदुलकर। इनने पारिवारिक खर्च को आधार बनाया कि नहीं बनाया? और इनने 2 तरीके से आधार बनाया, एक यूआरपी जो वस्तुएं टिकाऊ नहीं थी, और एक वो वस्तुएं जो टिकाऊ थी, हाँ ना, उनके लिए आया एमआरपी, और इनका पीरियड था 365 दिन। सही है? और इनने कहा कि अगर परिवार में रहने वाला कोई आदमी पूरे महीने में, एक आदमी 816 रुपए, कितना? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सॉरी प्रति माह इतना खर्च करता है। अब वही अपन शहरी अभी आगे आएगा, तो शहरी में 900। अच्छा, इसमें अगर आप 30 का भाग दें, 816 महीना भर में, तो 30 दिन का भाग दें तो 27 रुपए 20 पैसे। कितना? यानी गांव का रहने वाला यदि 27 रुपए 20 पैसे खर्च कर सकता है तो वह गरीब नहीं है। तो 27 रुपए 20 पैसे भी खर्च नहीं कर पा रहा, तो बेसिकली बनाना है 27 रुपए। क्या बनाना है? अब देखो, जबकि शहरी क्षेत्र में यही आ गए, अब 972 को मोस्टली बना दिया गया राउंड फिगर में 1000। कितना बना दिया गया? सुनाई नहीं दिया। और ये आ गया 33.30। ठीक है? पक्का? नहीं आ रही बातों में? आ रही है? तो अब प्रतिदिन उसी चीज को बांट दिया। जहां हम 816 कह रहे थे तो 27 रुपये पर डे आ गए, जहां हम 972 कह रहे थे सो। चलो, तेंदुलकर समिति के अनुसार सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, क्योंकि सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। निर्धनता आकलन के जून 2012 में सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में अब 2012 में फिर एक नई कमेटी आ गई। लकड़ा वाला आई थी कब? याद रखना है। योजना आयोग ने तो 1962 में काम किया। कब किया है? 77 तक आते आते भोजन पर आ गया। 1989 में आई लकड़ा वाला समिति, 93 में उसकी रिपोर्ट आई, 2005 में आई सचिन तेंदुलकर से सुरेश तेंदुलकर समिति,
ओके। और इसके बाद अब आ रही है कौन? सी रंगराजन समिति 2012, जिसने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट दी। इसमें गरीबी को बहुआयामी मानते हुए गरीबी रेखा के आकलन के लिए पोषण, वस्त्र, मकान किराया, यातायात, शिक्षा तथा गैर अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल थे। यानी ये केवल खाने पर आधारित नहीं था, यानी इनका बहुत कुछ विवरण सुरेश तेंदुलकर समिति से मैच खा रहा था। नहीं आ रही बात समझ? तो समय समय पर अलग अलग कमेटियां बनाई गई। कमेटियां याद हो गई? देखें, पोषक मापन में इन्होंने खाद्य बास्केट को लिया, एक खाद्य बास्केट बनाया जिसमें कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन एवं वसा को भी स्थान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 कैलोरी, थोड़ा सा आगे 2100 बेसिकली, 28 ग्राम प्रोटीन, 28 ग्राम वसा प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्रों में वही 2090 कैलोरी। सीधी बात वही चीजें हैं। रंगराजन समिति के अनुसार भारत में इतने लोग गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में इतने प्रतिशत। रंगराजन प्रविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 972 कहा था ना, अभी नहीं कहा था? पक्का? 32 रुपया। और शहरी क्षेत्रों में 1400। याद आया कि नहीं आया? हमने क्या किया था, फिर याद करो जरा। हमने योजना आयोग 2400-2100, सुरेश तेंदुलकर ने कहा था 816, 972। फिर वही बात कई बार आ गई सी रंगराजन पर, तो इनने कहा गांव में 972 और शहरों में 1400। याद है ना? बस अगर याद ना रहे तो एक आंकड़ा कोई याद कर लेना, भाग दे देना 30 का, भाग काय का दे देना, लगभग काउंटिंग आ जाएगी। गरीबी हटाओ का नारा। अब देखो, गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में दिया गया था चुनाव में। इसका पंचवर्षीय उस योजनाओं से कोई लेना देना? ये चुनाव जीतने वाला नारा था, गरीबी हटाओ। क्या? हमें सुनाई नहीं दिया, लेकिन मात्र चुनावी नारा था। अब पता ही नहीं था कि गरीब है कौन। देखें, चौथी पंचवर्षीय की योजना में दिया गया था, हालांकि केवल यह चुनावी नारा था, ना कि चौथी पंचवर्षीय में दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की चर्चा हुई, लेकिन एक मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं, बल्कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह मुख्य उद्देश्य। चौथी में नारा आया, चौथी में, लेकिन चौथी का संबंध गरीबी उन्मूलन से नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का संबंध गरीबी उन्मूलन से है। पक्का? जोर से बोलो। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आ गए रोजगार एवं बेरोजगारी। सच बताना, बारीकी से आपको समझ में आ रहा है? सभी स्टूडेंट को हम एक बात फिर बार बार याद दिला दें, पढ़ने में अंतर होता है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन सोचते हैं वैसे नहीं आते। फिर वही बात, आपने जैसे अभी गरीबी पढ़ी, तो गरीबी में आपने नाम पढ़े, रंगराजन समिति कब आई, रिपोर्ट कब आई? हाँ या ना? इनने क्या आकलन दिया, वर्ष का क्या दिया, वर्ष का क्या दिया, महीने का क्या दिया, दिन का क्या दिया, इनने कौन सा कोड अपनाया, यूआरपी अपनाया या एमआरपी अपनाया? ये आपके एग्जाम में आना है। समझ में आ गई बात? और यही अभी हम टेस्ट लेंगे, वहां पर आपको मिलेंगी चीजें। सुन रहे हो? अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, डन, तो आपको ऐसे ही बारीकी से पढ़ना है। ओके? चलिए, पटवारी परीक्षा का विज्ञापन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। वह स्थिति जब व्यक्ति सक्रियता के साथ, अच्छा, एक आदमी बेरोजगार कब कहलाएगा? कोई बताएगा? योग्यता के अकॉर्डिंग। हाँ बोलो, फाइनल बोलो, अभी अधूरा बोल दिया। योग्यता के अकॉर्डिंग, हाँ बोलो। चलो, मान के चलो एक लड़का है,
एमए करे है, ठीक है, दिन भर बैठा रहता है तो बेरोजगार है, क्योंकि वो एमए करे है। कौन है बेरोजगार? और बताओ। हाँ, सक्षम है। अब देखिए, तीन बातें। एक, योग्यता हो। योग्यता क्या है? अब हर चीज की योग्यता अलग अलग है। अगर हमें ऑपरेटर बनना है तो टाइपिंग चाहिए। अगर हमें कहीं पर मान के चलिए लिखा पढ़ी करना है तो हमें गलत अच्छी चाहिए। हमें खेती में ट्रैक्टर चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हमें खुदाई करना है तो हाथ पांव मस्त चाहिए। नहीं आ रही बात? अब पता चला कि तुम हॉट डेल हड्डी कनेक्शन बोले, हमें एक काम करो, खुदाई का काम दे दो। पता चला फड़ुआ फंस गया, तुम खिंच गए, माटी नहीं खिंची। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये भी एक अयोग्यता है। जरूरी नहीं कि अंक सूची ही योग्यता है। दुनिया में हर चीज की एक योग्यता है। और मेहनत में आपका शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में आपका दिमाग बलिष्ठ होना चाहिए। आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं तो सुंदर राइटिंग होना चाहिए। आप कंप्यूटर का काम चाहते हैं तो टाइपिंग अच्छी होना चाहिए। हाँ है ना? तो हर क्षेत्र की अपनी योग्यता है। अब मान के चलिए आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, पढ़े आप गणित से हैं, बोले जी हमें नौकरी नहीं दे रहे। अरे भैया, दवाइयों वाले क्षेत्र में गणित वाले को नौकरी क्यों देगा? अब भाई पता चला कोई का सिर दर्द किया, तुम सवाल हल करके पकड़ा दोगे कि जाओ जो सवाल हल कर लो उससे तुम्हारा मूड मिट जाए। तो हर चीज की अपनी एक योग्यता है। आपको डॉक्टरी में जाना, बायोलॉजी से पढ़े होना चाहिए। अब कोई आदमी मकान का नक्शा बनवाने आया, पता चला हमने बायोलॉजी वाले को बोल दिया कि हमारे काउंटर पर बैठो, तुमने मछलियां बना के दे दे, जीव जंतु बना के दे दे। तो ये कोई आपको हर क्षेत्र में एक योग्यता चाहिए। दिमाग की योग्यता, शरीर की योग्यता, बौद्धिक योग्यता, स्वस्थ रहने की योग्यता। पहली बात, आपके अंदर योग्यता है। हाँ या ना? नंबर 2, आपके काम करने की इच्छा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब योग्यता है, शरीर पहलवान है। अभी आप देखोगे नीचे, भैया 10 को दे दो। अपन ने कही 10 को नहीं, 50 को ले लो, जो झाड़ू लगा लो। वो नहीं लगाने, वो बेरोजगार नहीं है। अपन बुंदेलखंडी में कहें हराम खोर है, बेरोजगार नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर बलिष्ठ है, शरीर बलिष्ठ है और योग्यता है। आपको अगर झाड़ू लगाने का काम दिया जाए तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, आपके शरीर में ताकत है। लेकिन आपने क्या किया? अच्छा एक बात और, इसको टॉपिक को छोड़, जरा रोक ले 1 मिनट, जरा हम आपसे मात्र 2 मिनट बात करेंगे, बहुत जरूरी। देखिए, कुछ चीजें दिखावा में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। जैसे हम आपकी कहे किसी गरीब को दान दो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम आपसे कहें किसी गरीब को दान मत दो तो आप चढ़ जाओगे, आप कहोगे सर पागल हो गए, सर अधार्मिक हैं। आप एक बात याद रखिए, जीवन में आपको दान देना है, आप वृद्धाश्रम में दीजिए, आप बाल आश्रम में दान दीजिए। आप यदि यहां दान देते हैं तो यहां पर जो एक्चुअली गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है और वो वृद्धाश्रम में हैं, भाई एक आदमी के जैसे मान के चलो 2 मिनट के लिए हमारे पास कोई सहारा नहीं है, वृद्धाश्रम खुला है, हम सीधे जाएं, गेट खुले हैं, कहां चले जाएं? वृद्धाश्रम। लेकिन हम सड़क पर भीख मांग रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली हम गरीब नहीं। इसका कारण क्या है? आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को आधार बनाया जाता है। आप देखिए अभी कितनी लपटें चल रही बाहर, अभी इतनी लपटें बाहर चल रही हैं कि आप और हम बाहर गेट के नहीं जा सकते, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब यह भीख मांगने वालों को देखना, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा गोदी में लिए हैं, भैया इसके नाम पे दे दो। क्यों? क्योंकि इसका चेहरा लोग देखेंगे तो हमें पैसा देंगे। ये लोगों ने धारणा बना ली।
और इसी धारणा के कारण क्या आप जान रहे हो वो बच्चा रोज दुख भोग रहा है? क्योंकि आप और हम बच्चे को देख करके पैसा दे रहे हैं, इसीलिए उनने धंधा बना लिया है कि हम बच्चे को लाएंगे तो लोग हमें पैसा देंगे। कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे एक आदमी गोदी में बच्चा लिए, भैया पैसा दे दो। क्या तुम समझते हो उस बच्चे को कितनी दिक्कत हो रही? क्या वो बच्चा बता पा रहा है कि हमें लपट लग रही? अरे जब हम जैसे लोग जिनकी खाल 1 इंच भैंस से हो गई, जब हम और आप लपट नहीं सहन कर सकते तो एक मासूम बच्चा सहन कर सकता है? आप बताइए, मासूम बच्चा सहन कर सकता है? लेकिन हमने और आपने ये समाज को, आपने पैसा देना शुरू किया बच्चे को देखकर, उनने बच्चों को धंधा बना लिया। आज बच्चे समाज से गोल क्यों हो रहे हैं? आज हमें डर क्यों लगा रहता है कोई हमारा बच्चा उठाना ले जाए? क्यों कोई भिखारी उठाना ले जाए? क्योंकि हमने आदत डाल ली है कि हम बच्चों को भीख देंगे। क्या उस बच्चे को हम अनाथालय तक नहीं पहुंचा सकते? अगर आपके घर में खाने नहीं है तो वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम है, बच्चों के लिए बाल आश्रम है, और आप और हम सीधे वृद्धाश्रम में पैसा दें। 10 का देना है ना आपको पर डे, अब सीधा पर डे जाइए, वहां से निकलिए 10 रुपए पर डे दान करिए। कहां? वृद्धाश्रम। ये जो लोग स्टेशनों पर आपको मिलते हैं ये टोटल फर्जी है, ये अपराध को जन्म देते हैं। अभी आप देखिए, सुनिए ध्यान से, अभी आपने कल परसों का पेपर पढ़ा होगा कि यहां पर अंबेडकर ये जो भवन बना है, यहां पर बारात आई थी और वहां पर 2 नट समाज के लोगों ने उपद्रव किया था। शायद आपने पेपर पढ़ा होगा। ये नट समाज है कौन? ये जो बच्चे तुम्हें घूमते फिरते हैं, भैया पैसा दे दो, आज शनिवार है, अभी घर यहां से निकलना, तुम्हें तेल, एक काला पत्थर, तेल दे दो, शनि का दान कर दो। मतलब हम इन नट लोगों को दान कर दें, हमारे शनिवार ठीक हो जाएंगे, हमारे भगवान शनि ठीक हो जाएंगे। हमें डर बना दिया गया कि हमने तेल नहीं दिया तो हमारे शनि ऊपर हावी हो जाएंगे। और इनसे, इनके बच्चों द्वारा भीख मंगा करके ये इनके घर में जो लोग बैठे हैं उन पर करोड़ों रुपया वहां पहुंच रहा है। दिन भर बच्चों ने कमाया, शाम को पैसा पहुंचा, उनने शराब पी, चरस पिया, गांजा पिया और ले देकर हमारी समाज पर डकैती डाली। रात में कौन डाका डालने आता है? यही लोग। हम अपना ही पैसा कहां इस्तेमाल कर रहे? क्यों ये भीख देते हो? अगर बच्चों को जरूरत है, भूखे मर रहे, चलो हमारे साथ, चलो बाल आश्रम चलो, वहां भर्ती हो, वहां पढ़ाई भी हो रही, लिखाई भी हो रही, खाना भी मिल रहा, और हम तुम्हें 5-5, 10-10 देने की बजाय महीने भर में 10 बार दान देते हो। 101 की रसीद कटाओ, बाल आश्रम की या वृद्धाश्रम की, समझ लो महीने में 100 रुपए। इनको मत दो आप, ये समाज में अपराध को जन्म देते हैं, ये गांजा पीते हैं, कहीं ये वो क्या आती है सॉल्यूशन, उसको जलाकर पीते हैं, और इनके घर वाले इनसे पैसा लेकर के ये बलिष्ठ होते हैं। और जब ये फ्री बैठते हैं, फ्री का पैसा मिलता है तो अपराधों को जन्म देते हैं, लूट होती है, चोरियां होती हैं, क्योंकि ये लोग फ्री बैठे हैं। ये टोटल काम आप कहेंगे, ये जितने लोग ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे, और कई सारे लोग विरोध करते हैं कि सर ये बड़ा गलत है, आप कह रहे भीख मत दो। हम ये कहां कह रहे कि आप दान मत दो? हम तो कह रहे हैं कि आप सही जगह जाकर के दान दो। आप 10-10 रुपए महीने भर में 10 बार देते हैं, आप 101 रुपए वृद्धाश्रम में दो, जहां बच्चे पढ़ रहे वहां दो, लेकिन आप इन सड़क छाप लोगों को मत दो। आप इससे आपकी समाज को खतरा है, आप ही के बच्चों को खतरा है, आप ही को खतरा है। इससे एक अपराध शास्त्र बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बच्चे बाल आश्रम में भर्ती नहीं हो रहे? क्या जरूरत है आपको दर दर भटकने की? जाइए ना, दमों में भी खुले 2-4 बाल आश्रम, क्यों नहीं जाते ये लोग? अभी आप चलो सेवा सदन दुकान पे चाट करेंगे, भैया दे दो, हम गरीब हैं, चलो हमारे साथ चलो, वृद्धाश्रम चलो, तुरंत मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगी? आजकल आदमी के पास सबसे छोटी राशि है 5 रुपया, सबसे छोटी राशि। अगर दिन भर में 1000 से मांगे, 100 ने दे दिए, कितने हो गए?
500। बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारे माँ बाप तक 500 नहीं कमा पा रहे। तुम्हारे माँ बाप की तनख्वाह 500 रुपये दिन नहीं है, सबसे मिनिमम की बात कर रहे। वो 500 रुपए कमा के ले जाते हैं, हम और आप सीना फाड़ते हैं, मेहनत करते हैं तो 500 रुपए दिन नहीं कमा रहे। इससे अच्छा धंधा क्या है? और इसको बढ़ावा कौन दे रहे? हम और आप। अनजाने में हम पुण्य नहीं कर रहे। हमारे एक दान देने से, बच्चे को देखकर हमने दान दिया, उनने रोज बच्चे को गोद में लिया। हम और आप धूप में निकलते तो अपने बच्चों को घर में छोड़कर आते हैं कि नहीं आते हैं? कि हमारे बच्चा को लपट ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, पानी ना लग जाए। और ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? बच्चा को लेके आ रहे ताकि हमें भीख मिले। तो आप प्रण कर लीजिए कि आपको समाज में ये डायरेक्ट भीख नहीं बांटना है। भोजन बांटिए, सीधा भोजन दीजिए कि भैया भोजन करो, बात खत्म। एक नंबर 2, आप कभी आपकी इच्छा हो आप दान करिए, लेकिन वृद्धाश्रम में जाके दान करिए, बाल आश्रम में दान करिए, जहां बच्चे रहते हैं वहां अनाथालय में दान करिए, बढ़ चढ़कर दान करिए, लोगों से और दान कराइए। आप मदद वहां करिए जहां आपका पैसा सही जगह जाए। समझ में आ रही बात? सॉरी, आपका 5 मिनट बर्बाद किया। चलिए, तो पहली बात, जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो पहला आपके अंदर होना चाहिए योग्यता। लेकिन कई बार आपके अंदर योग्यता है लेकिन आप काम ढूंढने निकले ही नहीं। आप काम ढूंढने, आप थक गए हैं आप लोग, ठीक है? यानी आपकी काम करने की इच्छा नहीं है। अब अगर आपकी काम करने की इच्छा है और आप काम ढूंढने निकले लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिला, या मिल भी गया। अब मान के चलिए आप एमए ग्रेजुएट थे, आप इंजीनियरिंग करे थे और ले देकर आपको कहीं मुनीमगिरी मिल गई तो इसका नाम रोजगार नहीं है। सुन रहे हो? ये एक अल्प रोजगार है और ये आपने रास्ता चुन लिया है अपने जीवन को निर्वाह करने का कि कुछ ना सही कम से कम रोटी तो मिलेगी, इसलिए आपने कंप्रोमाइज कर लिया है। सुन रहे हो? ये जो लोगों ने डेफिनेशन दी थी ना कि बाहर अब मूंगफली बेच रहे हैं ये भी रोजगार है, बाहर पकोड़े बेच रहे हैं ये भी एक रोजगार है। ये रोजगार की डेफिनेशन अर्थशास्त्र में नहीं है। अर्थशास्त्र में योग्यता के अनुसार काम मिलना ही, सुन रहे हो, अदरवाइज रोजगार नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, वो व्यक्ति रोजगार नहीं कहलाए, बेरोजगार नहीं कहलाएगा जो व्यक्ति रोजगार मांगने ही नहीं जाता और उसके मन में इच्छा है कि हमें काम करना ही नहीं है। अपने समाज में बहुत निकम्मा लोग हैं, जाने ही नहीं उनको, खुद के खेत है खेत पे जाने ही नहीं, दुकान है दुकान पे जाने ही नहीं। वो बेरोजगार नहीं, एक्चुअली निकम्मा है। क्या है? और इनकी जनसंख्या बहुत तादाद में ज्यादा है। हाँ, जब इनको बुराइयां करने का मौका आता है, हम काय नहीं हो रहे। एक नाम ले लिया, आरक्षण, नाम ले लिया। अब एक मुद्दा बन गया कि आरक्षण के कारण नौकरी नहीं लग रही। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए पर्याप्त स्थान है, अगर आप में दम है। आरक्षण बाद की लड़ाई है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने पद हैं का तुम उतने पे फाइट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहाना बन जाता है। तो अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, वह स्त्री जब व्यक्ति सक्रियता के साथ रोजगार के अवसर ढूंढता है परंतु रोजगार पाने में अक्षम होता है। अवसर 3 बातों पर निर्भर करता है। एक, इच्छा, हमारी स्वयं की इच्छा है या नहीं। नंबर 2, क्षमता। क्षमता प्राकृतिक होती है, फिर वही हमने कहा शरीर, दिमाग, सोच, टाइपिंग, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्राकृतिक आती हैं। अब आप कहोगे सर टाइपिंग प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है। आपने प्रैक्टिस भली करी है लेकिन वो योग्यता आपके दिमाग में पहले से थी, मात्र आपने उसको जगाया है। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे लता मंगेशकर एक अच्छी गायक थी, उनमें प्राकृतिक रूप से ये गुण था। अगर हम सोचें कि नहीं हम प्रैक्टिस के दौरान का बन जाए,
तो नहीं बन सकते। ये नेचुरल है तो नेचुरल योग्यताएं होती हैं। आगे योग्यता, ये योग्यता जो है वो कुशलता है और ये अर्जित की जाती है, अर्जो नहीं, अर्जित, कलेक्ट। ये एक्चुअली प्रैक्टिस से आती है। ये इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। क्षमताएं आपको नेचर देती है, क्षमताएं आपको, और योग्यता आपको बनाना पड़ती है। योग्यता आपको, अरे क्लियर है? जब आपके अंदर ये तीन चीजें आ जाती हैं तो इन तीनों में इस प्रकार इच्छा, क्षमता, योग्यता होते हुए भी अगर आपको रोजगार न मिले तब कहलाएगा बेरोजगार। ठीक है? थक गए यार आप लोग, ऐसे थक जाओगे तो एक दिन फिर क्लास आगे बढ़ जाएगी। हमें मात्र आपको आधा घंटा चाहिए। कितना घंटा? आधा घंटा चाहिए। आज आपका ये चैप्टर क्लोज, ताकि सोमवार, आज शनिवार है ना, सोमवार से हम लगातार 2-3 अध्याय करके खत्म करें गणित। ओके? सिलेक्शन लेना है ना? नहीं लेना है तो युद्ध स्तर पर तैयारी कर। आओ सर, इच्छा स्वयं पर निर्भर करती है, क्षमता प्राकृतिक है, योग्यता अर्जित की जाती है, रोजगार तथा बेरोजगारी। फिर वही बात, अब भी आप पढ़ते रहना। दो जगह क्या लिखा है, अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? किसी देश में कार्य कर सकने की आयु 15 साल से 65 वर्ष। अब 65 से ज्यादा का आदमी नहीं कहेगा कि हम बेरोजगार हैं, और कोई बच्चा नहीं कह सकता कि हम, क्यों? क्योंकि अपने यहां पर 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने की परमिशन, पता है ना आपको? और 62, 60 और मैक्सिमम 65 में हर देश की रिटायरमेंट की आयु है। यानी 65 के बाद आपको काम करने की क्षमता समाप्त, और 15 के पहले क्षमता नहीं है। और क्षमता से ही तो काम है। नहीं पढ़ी? तीन चीजें पढ़ी हैं। इसीलिए किसी देश की जो निःशुल्क सुविधाएं हैं ये मात्र 2 लोगों को प्राप्त होना चाहिए, एक 14 से कम वालों को और एक 60 या 65 से ज्यादा वालों। बीच वालों को कोई निःशुल्क सुविधा नहीं होना। चलिए आगे देखें। इन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उस देश की श्रम शक्ति कहा जाता है। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति एवं बेरोजगार व्यक्ति दोनों शामिल हैं। इनमें जिनको रोजगार मिल गया सो वो हो गए रोजगार व्यक्ति, जिनको नहीं मिल पाया वो। रोजगार के संदर्भ में 273 दिनों तक, अब थोड़ा आंकड़ा ध्यान रखिएगा, बारीकी से जरा खिंच के बढ़ जाओ, ये आंकड़े आपके पेपर में आएंगे। साल होता है 365 दिन का। कितने का? लेकिन 365 दिन को रोजगार का आधार नहीं माना गया, क्योंकि आप छुट्टी लेते हैं, आराम करते हैं, ऐसी कुछ छुट्टियां मिला जुला करके आधार बनाया गया 273 दिन। कितना? हमें आवाज नहीं आ रही है? 273 दिन में 8 घंटे के कार्य को मानक वर्ष कहा गया है, यानी स्टैंडर्ड टाइम है। अब आधार क्या बना? 273 दिन, और लगातार 273 दिन तक कितने घंटे काम? अब एक बात, अगर आपको 8 घंटे का काम नहीं मिला, किसी कंपनी में आपको काम मिल गया, काम 3 घंटे का है, और 3 घंटे का काम आपको 273 दिन तक मिल गया, तब भी आप कंप्लीट रोजगार में नहीं है। तब भी आप कंप्लीट रोजगार में नहीं है। अगर कोई आदमी ने आपको 8 घंटे का काम दे भी दिया, लेकिन 4 महीने का काम दिया, 4 महीने बाद आपका काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई ऊनी कपड़े बेचने वाला है, उसका धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन कब चलेगा? ठंड में, गर्मी में काम खत्म। आइसक्रीम वाला है, गर्मी में धंधा अच्छा चलेगा, ठंड में काम खत्म। समझ में आ रही बात? तो कहीं ना कहीं हम 273 दिन और स्टैंडर्ड जो घंटे हैं उनको लेके चलते हैं 8 घंटे। हाँ है ना? आगे उसे पूर्ण रोजगार माना जाएगा। उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता, इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित दूरी पर कार्य करने को प्रस्तुत रहते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाते हो विकसित तथा विकासशील देशों में। चलिए ठीक है, तब बेरोजगारी कहलाएगी। चाहते हैं फिर भी नहीं मिल पा रहा।
भारत में बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी अलग है, शहरी बेरोजगारी